हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के कक्षा 12 यूपी बोर्ड सामान्य हिंदी काव्य खंड में अगला चैप्टर, जिसका नाम है नौका विहार, और इसको लिखा है सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने। और पंत जी की कविताओं में आप सबको पता है कि प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा का वर्णन होता है और उसमें मानवीयकरण अलंकारों का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं वो। और आज हम इसका सब एक पार्ट का व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नौका विहार को हम 2 पार्ट में प्रस्तुत करेंगे और बापू के प्रति इसका जो परिवर्तन है वो सिलेबस से कट गया है। बापू के प्रति उसके बाद उसका हम उसके नाम से आपको तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको लगे कि हम मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, हमारी मेहनत दिख रही है आपको, तो हमारे चैनल को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करें। उनसे कहें वो आगे 10 को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। प्यारे बच्चों, मित्रों, साथियों, बंधुओं, सहयोगियों, अगर हमारी मेहनत आपको दिख रही है, समझ आ रहा है कि हम अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं, तो 24 घंटे में 1 घंटे का समय निकाल करके हमारे चैनल को अवश्य चलाएं और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की सभी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं नौका विहार। चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसका जो सौंदर्य का बोध होता है, उसकी मन को हरने वाली जो उसकी उपमा है, उनकी कल्पनाओं का जो अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को प्राप्त होता है, उसका चित्रात्मक अंकन इस रचना में किया गया है। और जल में प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का बड़ा ही मनोरम वर्णन हुआ है। गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन जो है करते हुए बताया है। तो शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए। नौका विहार बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम में बहुत आता है। इसमें इसके जो पंक्तियां हैं वो बहुत आती हैं एग्जाम में, ध्यान से पढ़िएगा। देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। शांत, स्निग्ध माने चिकनी, ज्योत्सना माने किरणें, ज्योति, चांदनी, उज्ज्वल माने सफेद। तो उस शांत रात में चंद्रमा की जो चांदनी है, सफेद चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, अनंत माने आकाश, नीरव माने शांत, भूतल माने पृथ्वी में। और ऐसा लगता है कि वो चंद्रमा की जो चांदनी है, जो उसकी उज्जवल निर्मल कोमल चांदनी फैली हुई है, ऐसे लगता है कि आकाश एकटक उस शांत पृथ्वी को देख रहा है। बड़े धैर्य के साथ आकाश उसको देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। साकेत सैया पर, साकेत सैकत माने होता है बालू, और तनवंगी गंगा, तनवंगी का मतलब होता है दुबली पतली। तो इस ग्रीष्म काल के मौसम में ऐसा लगता है कि जो गंगा की जो लहरें हैं वो पतली हो गई हैं और वो उसी समान है कि इस स्वच्छ साफ सुथरा जो है दूध के समान सफ़ेद जो चंद्रमा का प्रकाश है, जो उसकी चांदनी है, वो बालू पर इस प्रकार फैली हुई है मानो कोई दुबली पतली युवती पूरा दिन थक करके लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। ऐसा लगता है एक युवती पूरा दिन काम करते हुए थक जाती है और थक के बड़े शांत और क्लांत, तो अपनी क्लांता को मिटाने के लिए उस बालू रूपी सफ़ेद सैया पर वो युवती लेटी सी प्रतीत हो रही है। तपसा बाला
तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। वो जो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी उस बालू के जो मैदान है गंगा के किनारे उस पर पड़ रहे हैं, तो वो इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं मानो तापस बाला, कोई तपस्वी युवती, तपस्वी बाला, कोई तपस्वी बाला, और जो है उस गर्मी के कारण बहुत दुबली पतली हो गई है, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई दुबली पतली तपस्वी वाला, बहुत गंगा का जो निर्मल जल है वो एक तपस्वी बालक की तरह स्वच्छ और निर्मल है, और शशिमुख से दीपित मृदु करतल, और उसकी जो हथेली है ऐसा लगता है कि उसकी हथेली चंद्रमुख से प्रकाशित हो रही है, अर्थात उसकी जो हथेली है वो चंद्रमा के प्रकाश से खूब प्रकाशित हो रही है। और लहरे उर पर कोमल कुंतल, कुंतल माने केस, और उसकी जो लहरें हैं वो लहरें इस प्रकार प्रतीत हो रही हैं कि मानो उसके वक्षस्थल के ऊपर उसकी जो केस हैं वो केस लहरा रहे हैं। गंगा का जो स्वच्छ निर्मल जल की जो लहरें हैं वो इस प्रकार लग रही हैं मानो उस तपस्विनी बाला के जो केस हैं वो उसके वक्षस्थल के ऊपर लहरा रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तारा तलल सुंदर, तो उसके गोरे अंगों पर गंगा का जो निर्मल जल है और चंद्रमा का जो स्वच्छ प्रकाश पड़ रहा है बालू पर, रेतीले मैदान पर, ऐसा लग रहा है कि वो जो तपस्विनी बाला है गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, वो तो ऐसा लगता है कि वो जो ताल है, ताल तो सितारों से युक्त, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तारा तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीला अंबर, और तो उस समय का जो दृश्य है ऐसा लगता है सितारों से युक्त नीला गगन का जो प्रतिबिंब गंगा पर पड़ रहा है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तारा तरल सुंदर, तो गंगा के गोरे अंगों पर जो सितारों से युक्त आकाश है उसका जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो उस जो है युवती ने नीले गगन रूपी अर्थात नीले रंग का वस्त्र पहन लिया है, और नीले रंग का वस्त्र पहन लिया है चंचल अतल सा, तो उस युवती ने नीले रंग का चंचल वस्त्र पहन लिया है, और साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, और उसकी जो साड़ियां हैं ऐसा लगता है उसमें सितारे जड़े हुए हैं, और वायु से वो बहुत ही चंचल हो रही है, उस पर बल खाती छोटी छोटी लहरें, लिखा है ना साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर सिमटी वर्तुल मृदुल लहर, तो वर्तुल मृदुल लहर मतलब छोटी छोटी जो मधुर लहरें हैं, उस जो छोटी छोटी गंगा की मधुर लहरें हैं, ऐसा लगता है मानो गंगा रूपी नायिका है जो है उसकी रेशमी साड़ी सिकुड़ गई है, तो उसके जो छोटी छोटी लहरें सिमटी हुई लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो शशि की रेशमी विभा से, अर्थात चंद्रमा के प्रकाश से भरी हुई जो चांदनी उस पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है गंगा रूपी नायिका ने नीले रंग का जो है वस्त्र पहना हुआ है और उसकी साड़ी जो है वो सिकुड़ सी गई है, उसकी सिमटी छोटी मधुर लहरों को देखकर ऐसा लगता है मानो गंगा रूपी नायिका की रेशमी साड़ी सिकुड़ गई है। आगे देखते हैं, चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर माने शीघ्र ही, तो चांदनी रात का जो पहला पहर आया तो हम अपनी नाव को लेकर शीघ्र ही नौका विहार के लिए निकल पड़े, और सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, और सिकता माने बालू, तो उस गंगा की जो गंगा का जो रेतीला मैदान है उस पर चांदनी इस प्रकार चमक रही थी, लिखा है ना कि सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, तो उस गंगा के रेतीले मैदान पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था मानो सीप के अंदर मोती है और सीप का मुंह खुला हुआ, सीप पर मोती की ज्योत्सना, तो सीप पर जो मोती होता है उसका ज्योत्सना माने उसकी चमक, उसकी चांदनी
सब जगह फैली हुई है, अर्थात सीप का मुख खुला हुआ है और उसके अंदर जो मोती होता है उसका प्रकाश सब जगह सर्वत्र फैला हुआ है। और पाले चढ़ी उठा लंगर, हमने पालों को चढ़ा लिया और लंगर उड़ गया। पालों का मतलब होता है जो नाव को खेने वाले जो दो पर होते हैं उसको पाले बोलते हैं। तो हमने नाव के पाले को चढ़ा दिया और लंगर को उठा लिया। लंगर वो होता है जिससे नाव टिके रहती है, तो हमने लंगर को उठा लिया और पालों को चढ़ा लिया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सुंदर। मृदु माने मधुर, मंद माने धीरे धीरे, मंथर माने भी धीरे धीरे। हमारी जो नाव थी लघु तरणी, उस अब देखिए हमारी जो नाव है, लघु तरणी माने छोटी सी नाव, तो हमारी जो छोटी सी नाव है वो गंगा पर जब धीरे धीरे चलना प्रारंभ करती है, मानो लगता है कि कोई हंसनी उस स्वच्छ निर्मल चांदनी के प्रकाश में गंगा में तैर रही हो। तिर रही खोल पालो के कर, तो हमारी नाव इस प्रकार लग रही मानो कोई हमारी नाव इस प्रकार लग रही थी। पल जब हमने अपनी नावों के पल खोल दिए और पाले चलने लगे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई हंसनी अपने पर को खोलकर अपने पंखों के सहारे उस गंगा के ऊपर जो है उसकी लहरों के साथ तैर रही है। निश्चल जल के सूझ दर्पण पर, निश्चल माने शांत जल के शुद्ध दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण पर। तो गंगा का जो स्वच्छ निर्मल जल था उस पर जो स्वच्छ चांदनी चमक रही थी, उससे जो प्रतिबिंब बन रहा था, तो उसके जो है चांदनी में चमकते हुए बालू के जो किनारे थे, जब गंगा जल में प्रतिबिंबित होते थे तो वो और ऊंचे लगते थे। लिखा है ना, हो रजत पुलिन निर्भर। पुलिन निर्भर का रजत पुलिन का मतलब होता है चांदी जैसे चमकते तट। तो उस शांत शुद्ध गंगा के जल पर जब उस गंगा के किनारे जो किनारे हैं उसका जब प्रकाश पड़ता था तो दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, एक ही पल में दोहरे ऊंचे लगने लगते थे। और काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत, प्रमन पलकों पर वैभव सपन सगन। और उसी के किनारे काला काकर का राजभवन, उसके समीप गंगा के समीप ही काला काकर का जो राजभवन था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, उसका जो स्वच्छ निर्मल चांदनी पर चंद्रमा के प्रकाश पर उसका जो प्रतिबिंब गंगा पर पड़ रहा था वो इस प्रकार पड़ रहा था मानो प्रमन पलकों पर वैभव सपन सगन, कि वो अपने पलकों पर सपनों को सजाए हुए बड़ी गहरी निद्रा में सोया हुआ है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। और जब हमारी नाव चल रही थी और नाव चलते हुए जो जल हिलोर हिचकोले खा रही थी, हमारी नाव चलते हुए जो हिचकोले खा रही थी, उस समय वो ऐसा लग रहा था कि उस और हिचकोले खाते हुए चंद्रमा के प्रकाश में उस गंगा के स्वच्छ निर्मल जल पर जो आकाश का प्रतिबिंब बन रहा था, तो जब हमारी नाव लहरों में हिचकोले खाती थी तो ऐसा लगता था पूरा आकाश घूम रहा हो, नभ की ओर छोर। तो आकाश हिल पड़ता था, पूरा उसका ओर छोर अनंत तक हिल पड़ता था। और विस्फरित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल। तो अब इसके आगे पंत जी ये कह रहे हैं कि लहरें तारों को अपने आंचल की ओट में छिपाए रहती थी। और उस समय का दृश्य ऐसा था कि उसमें विस्फारित नयनों से निश्चल, विस्फारित माने होता है खुले हुए। तो जब हमारी नौका जल में चलती थी तो उसके जल पर आकाश का जो प्रतिबिंब बनता था, ऐसा लगता था कि नाव हिलने के साथ वो पूरा अनंत का आकाश भी हिल जाता था। और जल में तारों का प्रतिबिंब इस प्रकार टिमटिमा रहा था। लिखा है ना, जल का अंतस्थल। तो विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। जब उस स्वच्छ निर्मल गंगा के जल पर चंद्रमा के प्रकाश के साथ आकाश के जो तारे हैं, टिमटिमाते तारे, उनकी जो परछाई उसमें पड़ती थी तो मानो ऐसा लगता था कि वो ज्योतित कर जल का अंतस्थल, कि वो प्रकाश जल के अंदर प्रकाश करके कुछ कोई गहरी चीज खोज रहे हैं। मतलब वो ऐसा लग रहा है तारे आकाश के हृदय में कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और फिरती लहरें जिनके लघु दीपों को चंचल, और जिनके
अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिपल पल। जो लहरें लुका छिपी का खेल खेल रही थी हर क्षण हर पल, जो लहरें लुका छिपी का खेल खेल रही थी, वो इस प्रकार लग रहा था कि मानो लहरें तारों को अपने आंचल की ओट में छिपाए थी। लहरें जो है तारों को अपने ओट आंचल की ओर किए विरल, तो लहरें तारों को अपने ओट में छिपाए थी। और वो उसी प्रकार था मानो कोई रमणी अपने आंचल की ओट में जलते हुए दीपक को छिपाए हुए। लिखा ना, जिनके लघु दीपों को चंचल, ऐसा लग रहा था मानो कोई रमणी उनके चंचल दीपों को अपने ओट में छिपाए हुए है। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल। और जब ठीक सामने हमारी नाव जहाँ चल रही थी, उसके ठीक सामने शुक्र तारे की जो छवि थी, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कि कोई परी उस जल में तैर रही हो, कोई परी उसमें क्रीड़ा कर रही हो। और वो परी कैसी रुपहरी कचों में हो जल, ऐसा लग रहा है कि वो परी, वो अप्सरा उस जल में अपने रुपहले केशों को जो है खोल करके उसमें तैर रही है। लेकिन रुपहले कचों में हो जल, अपने रुपहले केशों को खोलकर उसमें तैर रही है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। तो अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे लिखा है कि दशमी का चंद्रमा, जो चंद्रमा था जब वो अपने 10वें स्थान पर पहुंच रहा था, दशमी का जो चंद्रमा है वो ज्यादा प्रकाशित होता है। तो दशमी के चंद्रमा के प्रकाश में जो लहर है, लिखा लहरों के घूंघट, जो लहर है, लहर रूपी जो घूंघट है, ऐसा लगता है कि उस लहर रूपी घूंघट में चंद्रमा ने अपने मुख को छिपा लिया है। ससनिज तिर्यक मुख, अपने तिरछे मुख को उसमें छिपा लेता है और दिखलाता मुग्ध सा रुक रुक। वो उसी प्रकार होता है मानो कोई मुग्ध नायिका, कोई आनंदित नायिका लज्जा के कारण अपने मुख को घूंघट से ढक लेती है और उसका कुछ भाग ही दिखता है। उसी प्रकार उस शांत स्वच्छ निर्मल गंगा के जल में उस समय का जो माहौल है, ऐसा लगता है कि चंद्रमा लहर रूपी घूंघट से अपने मुख को ढक रहा है और तिरछा देखने का प्रयास कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि आपको समझाने में सफल रहे होंगे, अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।